अच्छा, फंडामेंटल्स के हवाले से ना थोड़ी सी मिक्स्ड ओपिनियंस हैं जब हम फॉरेक्स मार्केट की तरफ आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये जरूरी होते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं जरूरी, कुछ लोग कहते हैं करने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं। मार्केट्स जो हैं वो टेक्निकल्स को ही लेके चलती हैं, मार्केट्स फंडामेंटल्स को ऑब्जर्व नहीं करती, फंडामेंटल्स पे मार्केट्स जो हैं वो नहीं मूव ऑन होती। तो मार्केट्स जो है वो टेक्निकल्स पे ही चलती हैं। अ, तो मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरी अपनी ओपिनियन है, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। कोई भी मुल्क की इकॉनमी, आप देखें ना, हमारे कंट्री की अगर हम बात करें तो हमारे जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, जो हमारे वजीर ख़जाना हैं, जो हमारे फिनांस मिनिस्टर हैं, वो उन्हें टेक्निकल एनालिसिस नहीं आते होंगे, वो चार्ट्स खोल के नहीं बैठे होंगे इकॉनमी को ड्राइव करने के लिए ना, कि हम किस साइड पे ड्राइव करें किस साइड पे नहीं। तो जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं वो उन्हीं को लेके देखते हैं, इन्फ्लेशन को हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, या ये मतलब जितनी भी इस तरह की चीजें हैं, तो उन्हीं चीजों को लेके जो है ना वो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी जो है ना वो ड्राइव होती है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी होते हैं। और इसकी दूसरी अगर मेरे पास रीज़न हो ज़रूरी होने की, जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन हैं जिनका बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स का काम है, ठीक है, बड़े बैंक्स हैं, तो वहाँ पे टेक्निकल एनालिस्ट नहीं बैठते, वहाँ पे सारे फंडामेंटल एनालिस्ट बैठे होते हैं। वहाँ पे टेक्निकल एनालिस्ट जो है ना वो बहुत रेयर होते हैं। फंडामेंटल्स वाले लोग, पीएचडी होल्डर्स, जो लोग पीएचडी करते हैं, वो टेक्निकल्स में तो नहीं होती ना, वो फंडामेंटल्स में होती है, जो स्टॉक्स के हवाले से, क्रिप्टो कह दिया, इसके फॉरेक्स के हवाले से, या जो हमारे बॉन्ड्स हैं, या अदर जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, इनके हवाले से। तो मेरे ख्याल में फंडामेंटल्स जो हैं ये बेस होती है किसी भी इकोनॉमी को ड्राइव करने जी की। एहसन भाई। जी जी। एहसन भाई, एक डिग्री होती है CFA। जी बिल्कुल, सीएफए होती है। हाँ, वो लोग एनालिसिस करते हैं बस बिल्कुल। ये। अच्छा, तो फंडामेंटल्स अगर जरूरी ना हो तो वो जो इतने पीएचडी होल्डर्स हैं, या वो जो इतने बड़े बड़े एनालिस्ट बैठते हैं फंडामेंटली जो मार्केट्स को देखते हैं, तो वो ना बैठें, उनकी ज़रूरत महसूस ना हो इंस्टीट्यूशंस को, या जो बड़े अदारे हैं उनको। तो इसलिए जो है ना मेरी जो पर्सनल राय है इस पे वो यही है कि हमें जो है ना वो फंडामेंटल एनालिसिस जो है ना वो करना चाहिए, उनको देखना चाहिए। अब देखें ना, मैं अगर कोई भी चीज़ बाय करता हूँ तो मुझे उसका पता होना चाहिए कि वो मैं चीज़ क्यों बाय कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसकी क्या प्राइस है या किस प्राइस पे बाय करनी है, वो तो ठीक है, वो हम जितने भी लोग हैं, हम लोग जो है ना वो देखते हैं, टेक्निकल से, चार्ट से देखते हैं। तो हम क्यों बाय कर रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजंस हैं बाय करने की, तो वो सारी चीजें जो है ना वो हमें फंडामेंटल्स ही बताते हैं, लॉन्गर प्रोस्पेक्टिव के लिए, शॉर्टर प्रोस्पेक्टिव के लिए। कि जी हम, मैं अगर कोई करेंसी जो है, यहाँ पे हम फॉरेक्स की बात कर रहे हैं, अब से हम ज्यादातर फॉरेक्स की बात किया करेंगे, मैं स्टॉक्स को और क्रिप्टो को थोड़ा छोड़ता चला जाऊंगा इस पूरे सेशन में। तो फॉरेक्स के अंदर जो है ना हम जब किसी करेंसी को बाय करते हैं या किसी करेंसी को सेल करते हैं, यानी शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं उसके पीछे क्या रीजन हो सकती है। जो लोग प्योरली टेक्निकल्स पे चलते हैं वो एक सेटअप को ट्रेड करते हैं, एक जो उनका डे ट्रेड का है या एक स्विंग ट्रेड का उनका एक सेटअप है, उसको वो ट्रेड कर लेते हैं। अब कुछ लोग जो है ना वो यूरो पे तब से शार्ट थे, 2019 में जब से ये ब्रेग्जिट होने वाला था यूरो का, वो तब से कह रहे थे, जब यूके का और यूरो का जो है ना वो ब्रेग्जिट होने वाला था वो तब से यही बात कर रहे थे कि यूरो डॉलर बराबर हो जाएगा, यूरो डॉलर बराबर हो जाएगा, और वो सारी फंडामेंटल प्रॉब्लम जो थी यूरोप के साथ आने वाली, वो सारी की सारी डिस्कस कर रहे थे। तो अब आज देख लें कि यूरो डॉलर जो है वो बराबर होने के बाद यूरो जो है वो डॉलर से भी नीचे आ गया। तो ये सारी चीजें, वो जो लोग थे वो तब से ये चीजें देख रहे थे, टेक्निकल्स वाले भी मे भी देख रहे थे या नहीं देख रहे थे, लेकिन वो इतना लंबा जो प्रोस्पेक्टिव होता है ना, वो इकोनॉमी क्यों ड्राइव कर रही होती है, वो सारी की सारी जो चीजें होती हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस में आ जाती हैं। इसमें एक और चीज ये है कि ये इकोनॉमी जो होती है वो इसी चीज पे ड्राइव कर रही होती है। मतलब आप देखें, अगर किसी कंट्री की करेंसी जो है वो स्ट्रांग हो रही है तो इट मीन्स कि उसकी जो इकोनॉमी है वो बेहतर चल रही है, ठीक है। वो पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है ना वो उसकी करेंसी के अंदर शो हो रही है, उसकी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शो हो रही है। अब अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बहुत डाउन है,
बहुत नीचे आ चुकी है। करेंसी को ही देख लें, जब हम डॉलर को देखते हैं तो हमें अपनी इकोनॉमी की सूरत हाल नजर आ जाती है कि हम जी कितना डाउन जा चुके हैं, हमारी इकोनॉमी जो है वो कितनी बुरी हालत में है इस टाइम पे। तो इस तरह जो ये जो फंडामेंटल्स होते हैं वो किसी भी इकोनॉमी के जो है ना वो ट्रू इंडिकेटर्स होते हैं कि वो इकोनॉमी किस साइड पे किस सिमत में चल रही है। तो वो हर बंदा जो है ना उस चीज को देख सकता है, उस चीज को पढ़ सकता है, उस चीज को जो है ना वो यूटिलाइज कर सकता है। इनकी अगर हम ड्यूरेशन की बात करें फंडामेंटल्स की, तो जो फंडामेंटल इफेक्ट होते हैं तो वो मिनट से लेके चंद मिनट से लेके, आप जिस तरह एफओएमसी मिनट्स आते हैं, एफओएमसी न्यूज वगैरह आती है या एनएफपी वगैरह आते हैं, वो चंद 1 मिनट से 1-2 मिनट तक जो है ना वो अपना इम्पैक्ट देते हैं, मार्केट के अंदर हलचल मचाते हैं। ठीक है, तो क्विक इम्पैक्ट आता है उनका। जो इकोनॉमिक डाटा आते हैं, सीपीआई वगैरह आते हैं, जो बाकी भी इकोनॉमिक डाटाज हैं, ये बहुत क्विक जो है ना इसका इफेक्ट आता है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे ट्रेडर्स को बड़ा क्विक रिस्पॉन्स करना पड़ता है अपने ट्रेड्स को लेके। और इसी तरह ये मतलब सालों तक चलते रहते हैं। जिस तरह भी मैंने आप लोगों को ब्रेग्जिट वाला मामला बताया, फिर इस दौरान जो है ना कोई और मसला भी क्रिएट हो सकता है, जिस तरह ये कोरोना पैंडेमिक आ गया था, ये भी फंडामेंटल्स में आता है। तो यहाँ हम जो है ना ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया। और उसके बाद जो है आपका कह लें कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट आ गया, यानी कि मतलब वार हो गई, तो ये जो चीजें हैं ये ज्यादा दिनों तक चल सकती हैं, ज्यादा महीनों तक चल सकती हैं, ज्यादा सालों तक चल सकती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना ये फंडामेंटल्स में ही आती हैं। तो अगर हम इनके ड्यूरेशन की बात करें तो जो फंडामेंटल्स होते हैं चंद मिनट से लेके जो है ना वो आवर्स, और उसके बाद जो है ना डेज और मंथ्स तक जो है ना ये जा सकते हैं। उसके बाद जिस तरह अभी हमने पहले बात की थी कि जो फंडामेंटल्स होते हैं ये डायरेक्शन को पिक करते हैं। तो मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगी वो फंडामेंटल्स बताएंगे। अब एंट्रीज को जो पिक करते हैं वो टेक्निकली हम पिक करते हैं। मतलब मैं टेक्निकल्स को आउट नहीं कर रहा किसी भी सूरत में। मेरे ख्याल में 30% तक जो चीजें होती हैं वो हम फंडामेंटली देख रहे होते हैं। जो 30% तक जो चीजें हम देख रहे होते हैं वो ज्यादातर हम फंडामेंटली देख रहे होते हैं। 70% तक जो है ना वो हम देख रहे होते हैं टेक्निकली। यानी कि हम जो बेस अपनी बनाते हैं, जो 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 डायरेक्शन सेट करते हैं मार्केट के अंदर, वो हम फंडामेंटली देख रहे होते हैं। मतलब जिस तरह मैंने अभी बताया कि ब्रेग्जिट से पहले ये चीज वाजे थी कि अगर ब्रेग्जिट हो गया तो यूरो डॉलर बराबर हो जाएगा। तो उन सारे फंडामेंटल्स को देखते हुए जो टेक्निकल से उस डायरेक्शन में चल रहे थे, और मार्केट को बहुत उसी डायरेक्शन में फॉलो करते करते जो है ना वो आज उसी पोजीशन पे पहुंच गए। उस दौरान अगर हम वहां से एंटर होते, जबकि हमें फंडामेंटली अगर हम एंटर हो जाते, तब मेरे ख्याल में मार्केट जो है ना 1.32 के करीब करीब चल रही थी यूरो डॉलर। तो वहां पे अगर हम एंटर होते उस टाइम पे उस जगह पे, तो हमें अपने रिस्क का ना पता होता। हमें नहीं पता होना था कि मार्केट जो है ना वो ऊपर कहाँ तक जा सकती है, या हम कितना रिस्क लें, क्या हमारा लॉट साइज हो, क्या कैलकुलेशन हो हमारी। वो सारी की सारी चीजें जो है ना वो टेक्निकल बताते हैं। तो फिर वहां से हम आस्ता 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 अपनी स्ट्रेटजीज के मुताबिक एंटर होते हैं, सेलिंग पोजीशंस जो है वो क्रिएट करते आए। तो आज हमें जो है ना इस मुकाम पे सॉरी, बस यही मसला है, जैसे ही बोलना शुरू करता हूँ ना तो खांसी शुरू हो जाती है। तो जैसे ही हम जो है ना आस्ता आस्ता अपनी एंट्रीज को क्रिएट करते करते आए, तो आज हमें जो है ना वो मुकाम तो मिल गया जो हम वो उस टाइम पे देख रहे थे कि यार ये यूरो और डॉलर जो है ना ये बराबर हो जाएंगे। बेशक वो 3 साल लगे वहां तक आते आते, लेकिन जो टेक्निकली हम जो लोग देख रहे थे, तो उस दौरान वो जो सेलिंग की हमें एंट्रीज मिल रही थी ना, तो वो उसी डायरेक्शन में मिल रही थी जिस डायरेक्शन में फंडामेंटल चल रहा था। तो यानी अगर हम इन शार्ट छोटे लफ्जों में कहें तो जो फंडामेंटल्स होते हैं वो हमें डायरेक्शन बता देते हैं, प्रोस्पेक्टिव दे देते हैं मार्केट का, जबकि जो टेक्निकल्स होते हैं वो हमें एंट्रीज देते हैं। वो हमें बताते हैं
कि कब जो है ना वो हमने मार्केट के अंदर एंटर होना है, कब एग्जिट होना है। यानी जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है ना वो सारे के सारे जो है ना वो टेक्निकल्स देते हैं, और जो डायरेक्शन है मार्केट की वो फंडामेंटल्स देते हैं। अभी हम अगर इसमें देखेंगे फंडामेंटल्स में क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो फंडामेंटल्स में इकोनॉमिक डेटाज होते हैं, जिस तरह ये हमारा जीडीपी हो गया, हमारा जो है वो इंटरेस्ट रेट्स हो गए, हमारा सीपीआई हो गया, पीपीआई हो गया। तो ये जो डेटाज हमें मिलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री से या जो हम अदर एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो वो सारे जो होते हैं वो हमारे जो है इकोनॉमिक डाटा, ये भी फंडामेंटल्स में आते हैं। इसके अलावा हमारे सेंट्रल बैंक्स हैं, जो इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब हम डाटा की बात करें। हम इंशाल्लाह वन ऑन वन जो है ना इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, सीपीआई क्या होता है, पीपीआई क्या होता है। अभी मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जो है ना ये सारी चीजें एक्चुअली तरतीब के साथ उधर बना नहीं सका, स्लाइड्स वगैरह बना नहीं सका। तो अगर मैं स्लाइड्स वगैरह बना लेता तो आपको वहाँ पे सारी चीजें जो है ना वो मैं डिस्कस कर देता, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल से चीजें डिस्कस नहीं कर रहा। क्योंकि फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में जो है ना इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे डिटेल के साथ। इसके अलावा सेंट्रल बैंक्स होते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी देते हैं, जो अपनी करेंसी को जो है ना वो रेट्स देते हैं, रेट्स को कट करते हैं या बढ़ाते हैं रेट्स को, यानी इंटरेस्ट रेट्स को अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या बाजूकात जो है ना उनको इंटरेस्ट रेट्स कट करना पड़ते हैं। एक्चुअली इंटरेस्ट रेट होते हैं कि वो जो सूद की अमाउंट होती है, शरह सूद जो होती है, जो मिलता है अमाउंट लेने पे या देने पे। यानी कि अगर आप अमाउंट को बारो करते हैं तो आपको, आप किसी बैंक से अमाउंट जो है वो उधार लेते हैं, तो आपको वो अमाउंट जो है वो सूद जो है वो बैंक को देना पड़ता है। और इसी तरह अगर आप अमाउंट बैंक को देते हैं, यानी आप बैंक को उधार देते हैं, बैंक में आप अपनी अमाउंट रखते हैं, तो फिर वो सूद की सूरत में बैंक आपको देता है। तो ये शरह सूद डिफरेंट होता है, डिफरेंट कंट्रीज का, हर कंट्री का अपना अपना होता है, कोई स्पेसिफिक नहीं होता। तो बाज़ औक़ात जब इकोनॉमीज को ज्यादा पैसे दरकार होते हैं, ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं, तो वो शरह सूद को बढ़ा देते हैं। जब वो शरह सूद को बढ़ाते हैं तो ज्यादा लोग जो है वो बैंकों में पैसा रखते हैं, अदर कंट्रीज से लोग जो है ना वो आके बैंकों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उससे जो है ना तो जब शरह सूद जो है वो बढ़ा दी जाती है तो उससे करेंसी स्ट्रांग हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा लोग आगे जो है वो बैंकों में पैसा रखते हैं, रिजर्व बढ़ते हैं, तो रिजर्व बढ़ने से जो है ना वो उस मुल्क की, जो उस कंट्री की करेंसी होती है वो स्ट्रांग हो जाती है। इसी तरह जब आप इंटरेस्ट रेट्स को कट करते हैं तो वो लोग अपना पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। लोग जब इंटरेस्ट रेट देखें ना 15 से, पाकिस्तान का 15, तो 15 से 6 पे आ जाए तो हर बंदा जो है ना वो बैंक में उधार लेने पहुंच जाएगा, हर बंदा कर्जा लेने पहुंच जाएगा। जी हमें जो है ना वो लाख पे 6,000 देना पड़ता है, तो मसला नहीं है, वो हम दे लेंगे, या 5% पे आ जाए। अब कुछ कंट्रीज में तो नेगेटिव पे भी है, कुछ कंट्रीज में जो है वो बिल्कुल 1-2%, 0.5%, 1%, 0.15%, मतलब इतने तक जो है ना कुछ कंट्रीज में नेगेटिव तक भी है। तो हर बंदा जो है ना वहाँ पे कर्जा लेने के लिए पहुंच जाएगा, तो ज्यादा पैसा जो है ना वो बैंकों से निकल जाएगा। तो जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो बैंकों में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग जो है ना वो ज्यादा आ जाते हैं। तो इस वजह से उस कंट्री की जो करेंसी होती है वो थोड़ी हॉकिश हो जाती है। इसके अलावा जियो पोलिटिकल इवेंट्स होते हैं, जिस तरह अभी मैंने पहले भी बात की कि जिस तरह पैनाडेमिक है, जिस तरह जो है वार्स होती हैं, या ब्रेग्जिट वाला मामला हुआ था रिसेंटली। तो इस तरह के जो जियो पोलिटिकल इवेंट्स होते हैं, तो इनकी वजह से भी जो है ना मार्केट्स में उतार चढ़ाव आ जाता है। तो ये भी फंडामेंटल्स की ही कुछ टाइप्स होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह जो है ना वो हम आस्ता आस्ता वन ऑन वन जो है ना वो डिस्कस करेंगे। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जीडीपी का, वो भी जो है इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट का।
तो ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो फंडामेंटल्स को इन डेप्थ जो है ना वो पढ़ सकें। मैं एक एक टॉपिक को इन डिटेल तो नहीं पढ़ा सकूंगा क्योंकि घंटे लग जाएंगे, दिन लग जाएंगे। अब हम सेशन को इतना लंबा नहीं खींचेंगे और इंशाल्लाह से जल्दी जो है ना वो मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तो अभी यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो कर ले, क्योंकि अब मेरे से जो है ना वो बोला नहीं जा रहा, बहुत जैसे ज्यादा बोलता हूँ तो फिर खांसी शुरू हो जाती है। सर अस्सलाम मेरा एक वालेकुम। क्वेश्चन है सर।